नमस्कार। आपने कई बड़ी इमारतों की दीवारों पर बेहद महंगी और अपने आप में अनोखी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखी होगी और इसे बनाने वाले उस कलाकार के बारे में भी खूब सुना होगा जो पिछले कई दशकों से कला की दुनिया में कलाकारों का आदर्श माना जाता है। विवादों से भी जिनका गहरा नाता रहा है और कट्टरपंथियों के भी निशाने पर वो रहते आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम.एफ. हुसैन की। भारत की समकालीन कला को एक नई दिशा देने वाले और इसे दुनिया के तमाम मंचों पर सम्मान दिलाने वाले हुसैन आखिर क्यों नई पीढ़ी के लिए भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। आज की अभिव्यक्ति में हम बात करने जा रहे हैं हुसैन की कला यात्रा के साथ साथ समकालीन कला के अंतर्विरोधों की, कला और कलाकार की ऐसी रंग यात्रा की जो सदियों से भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती आई है। दिल्ली, मुंबई और कई बड़े शहरों की तमाम कला दीर्घाओं में आप अक्सर खूबसूरत कला प्रदर्शनियां, रंगों और कूचियों का अद्भुत मेल, तरह तरह की आकृतियां और मूर्ति शिल्प देख सकते हैं। कला प्रेमियों का एक बड़ा और संवेदनशील संसार रंगों की इस दुनिया में कुछ अर्थ ढूंढने की कोशिश करता रहता है, साथ ही इन कलाकृतियों को अपनी नज़र से देखने समझने की कोशिश भी। जाहिर है, कवि हो या कलाकार, उसकी अपनी भाषा और दृष्टि होती है। खासकर अमूर्त कलाओं को समझने में कुछ मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आपको कला की थोड़ी भी समझ है तो आप इसके कुछ न कुछ मायने तो तलाश ही लेते हैं, जो बेशक कलाकार की दृष्टि के आसपास ही होते हैं। जाहिर है, कला की दुनिया को यूं ही नहीं इतिहास और समाज का दर्पण कहा जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के भीमबेटका शैलाश्रय की गुफाओं में जाएं या फिर अजंता एलोरा की गुफाओं में, तो आपको कला के ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में साफ पता चल जाएगा। भीमबेटका में आपको प्रागैतिहासिक काल के जीवन, शिकार करने की कला और उस दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले नुकीले हथियार के साथ साथ सामुदायिक जीवन के चित्र भी मिलेंगे और उस दौर में भी कला के रूपों में विविधता नजर आएगी। आज बेशक हम डिजिटल दौर में पहुंच चुके हों, लेकिन प्राकृतिक रंगों और कलात्मकता को अगर देखना हो तो आपको इन प्राचीन गुफाओं में उकेरी गई कलाकृतियों को ज़रूर देखना चाहिए। बेशक ये आगे चलकर बौद्ध काल में अजंता एलोरा के गुफाओं में भी दिखती हैं और कोणार्क के मंदिरों में भी। दरअसल कला सिर्फ कला नहीं, बल्कि समाज, राजनीति, संस्कृति और मनुष्य की चेतना के विकास की भी कहानी है। लेकिन जब आज हम समकालीन कला या कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कला अब जनता से दूर होकर केवल अभिजात्य वर्ग की वस्तु बनती जा रही है, या अभी भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिसके ज़रिए कला को आम लोगों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतिहास में जाएं तो मध्यकाल में कला के कई रूप मिलते हैं। इसी काल में राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल चित्रकला का विकास हुआ, जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कला पर पश्चिमी यथार्थवाद का असर बढ़ा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में राजा रवि वर्मा ने भारतीय मिथकों को आधुनिक चित्र शैली में पेश किया। इसके बाद अवनींद्र नाथ ठाकुर ने कला को नया रूप दिया। उनकी अगुवाई में बंगाल में एक खास कला वर्ग उभरा। आज़ादी आंदोलन के दौर में कला राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी। बाद में एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रज़ा, एफ.एन. सूजा और तैयब मेहता जैसे कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन कला के लिए 1990 के बाद का वक्त एक नए बदलाव के साथ आया। उदारीकरण के साथ ही भारतीय कला के बाजार में भी इसका असर दिखा। कला दीर्घाओं, नीलामी घरों और निजी संग्रहकर्ताओं का विस्तार हुआ। चित्रकला और कला के तमाम रूप धीरे धीरे सौंदर्यबोध की वस्तु से निवेश की वस्तु भी बनती चली गई। आज कई बड़े शहरों की कला दीर्घाओं में आयोजित प्रदर्शनियों की भाषा, प्रस्तुति और विमर्श इतना जटिल हो गया है कि आम दर्शक खुद को उससे कटा हुआ महसूस करता है। कला समीक्षक और क्यूरेटर अक्सर ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो कला को समझने की बजाय उसे विशिष्ट वर्ग तक सीमित कर देती हैं।
जाहिर है ऐसे में कला दीर्घाओं से आम आदमी की दूरी बढ़ने लगी। कलाकृतियों की कीमत सौंदर्य से ज्यादा बाजार से तय होने लगी। कई बार लाखों करोड़ों रुपए में बिकने वाली कलाकृतियों को देखकर यह सवाल कई बार उठा कि क्या कला अब केवल संपन्न या अभिजात्य वर्ग की पहचान का प्रतीक बनती जा रही है। जाहिर है पूरी तरह ऐसा नहीं कहा जा सकता, खासकर इसलिए कि चंद कलाकारों को छोड़कर ज्यादातर कलाकारों ने इसका विरोध भी किया और कला को आम लोगों से जोड़ने की कोशिशें तेज की। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और बेंगलुरु जैसे शहरों में सार्वजनिक दीवारों पर बनने वाले भित्ति चित्र कला को गैलरियों से बाहर लाते हैं। दिल्ली का लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां पूरी बस्ती एक खुली कला दीर्घा में बदल गई। कई ऐसे कलाकार भी सामने आए जिन्होंने किसी न किसी तरह खुद को जनता की ओर मोड़ा। उन्होंने जनता से जुड़े विषय उठाने शुरू किए और मूर्त कलाओं की तरफ मुड़े। महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा, मजदूरों के सवाल और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ कुछ दूसरे ज़रूरी सवालों को भी अपने कला रूपों में उठाने लगे। बेशक देश के ज़्यादातर कलाकारों की ओर से कला को जनता से जोड़ने को बनाए जा रहे दबाव की वजह से संस्कृति मंत्रालय ने भी अपने तरीके से इसकी कोशिश शुरू की। बेशक कलाकारों को लेकर या पारंपरिक कलाओं को बचाने को लेकर वह उतनी गंभीर नहीं रही, लेकिन गोंड कला, मधुबनी कला, आदिवासी कलाओं और वर्ली जैसी कलाओं को नए कलाकारों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की कोशिश तो ज़रूर की है। इसके अलावा कई ऐसे स्वतंत्र कलाकार भी हैं जो निजी तौर पर और अपनी अपनी संस्थाओं के जरिए भी ये काम कर रहे हैं। आपने लगातार लोक और आदिवासी कलाओं की बात भी सुनी हुई होगी, जिस पर लगातार जोर दिया जाता है। मोटे मोटे बजट दिए जाते हैं, लेकिन वह कलाकारों तक कितना पहुंच पाते हैं, उनका जीवन स्तर कितना सुधर पाता है और वो रोज़मर्रा और आजीविका की चिंता छोड़कर अपनी कला को जीवित रखने की कितनी कोशिश कर पाते हैं, ये अहम सवाल है। और अब तो ज़माना डिजिटल और एआई का आ गया है, जहां कला का मूल्यांकन कभी कभी लाइक्स और फॉलोअर्स के आधार पर होने लगता है। बावजूद इसके समकालीन भारतीय कला दो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है। एक तरफ कला अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ नीलामी घरों और खास कला संस्थानों के बीच प्रतिष्ठा और पूंजी का हिस्सा बन रही है। दूसरी ओर वह सड़क, गांव, स्कूल, आदिवासी समाज और जन आंदोलनों में नए रूपों में जिंदा है। एक सवाल और कि अगर हम एम.एफ. हुसैन जैसे कलाकारों की बात करते हैं तो उनका या उन जैसे कलाकारों का कला को जनता से जोड़ने में कितना योगदान रहा है, यह समझना भी ज़रूरी हो जाता है। जाहिर है आज कलाकारों के एक बड़े समूह को हुसैन या अन्य कलाकारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कला को आम जनता से जोड़ने की मुहिम को और तेज़ और व्यापक करने की ज़रूरत है। इसी बारे में हमने बात की दुनिया भर में अपनी कला के ज़रिए आम जनता से जुड़ने की कोशिश में लगे जाने माने लेखक कलाकार अशोक भौमिक से। भारतीय कला को हम अगर यूँ देखें तो एक बात तो ये है कि जब भी हम भारतीय कला की बात करते हैं तो उसके अतीत की तरफ भी देखते हैं, उसकी परंपरा, उसका इतिहास, तो वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है। उसी क्रम में हम अगर हुसैन और बाकी उनके जो साथी कलाकार थे उस समय, जिसे कि हम आमतौर से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहते हैं, रज़ा साहब और सूजा, बेंद्रे, ये लोग उस समय थे। बेंद्रे हालांकि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नहीं थे, पर वो समकालीन एक माहौल था। मुझे ये लगता है कि एक उसके बाद की पीढ़ी के कलाकारों में मैं आता हूँ और हमारी पीढ़ी है जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है। ये वो कलाकार थे, हुसैन साहब उन कलाकारों में है जो आज़ादी के ठीक पहले की पीढ़ी थे और वो लोग आज़ादी के दौर में वो सक्रिय थे। भारतवर्ष में एक ऐसी बात कुछ घटित हुई है कि आज़ादी एक ऐसा टाइम है, सन 47 जो है, उसके पहले की कला और 47 के बाद की कला में व्यापक भिन्नता आपको नजर आती है। उसके कारण क्या है ये भी महत्वपूर्ण है, फिर कभी अलग से इसके ऊपर विस्तार से बात हो। लेकिन हुआ ये कि जो कला का जो केंद्र था, जिसमें कि अगर उसका बाजार पक्ष देख लें
और प्रयोग धर्मिता का भी एक सवाल था। तो उसमें आप देखेंगे कि बम्बई एक ऐसा क्षेत्र था कि जहाँ पे कलाकारों को अपना बाजार मिल रहा था। लोग अ, चित्र खरीद भी रहे थे आम लोग। और वहाँ पे कई चित्रकार जो आप देखेंगे कि इंदौर से और भी आसपास के इलाकों से लोग बम्बई में जाके बसे जी और उन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के आसपास उन्होंने जो कला गतिविधियां की। सब व्यक्तिगत रूप से एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, एक चित्रकार होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जिन कलाकारों का नाम हम ले रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो आज़ादी के दौर में सक्रिय थे, जी वो निस्संदेह बहुत अच्छे कलाकार थे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जिस आकार में उन लोगों को आज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है या जो हम उनको समझते हैं, मेरा अपना मानना है कि उतने महान वो नहीं थे। जो कलाकारों का जो मूवमेंट हुआ जी वो शुद्ध रूप से बाजार की तलाश में ही हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा कला का मसला नहीं था। और पहले दिन से ही इन कलाकारों को, जो आप गौर करेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बताऊं कि 1901-2 के आसपास इलाहाबाद शहर से एक पत्रिका निकल रही थी जिसका नाम था सरस्वती। जी 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 और बहुत उसके मशहूर साथ पत्रिका और है। पत्रिका निकलती थी प्रवासी, जी बंगला में, और अंग्रेजी में मॉडर्न रिव्यू। इन सब पत्रिकाओं में अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर जामिनी राय, फिर नंदलाल बोस, इनके चित्र छपे। जी जी इसका मतलब ये हुआ कि जो पाठक है, जो साहित्य के पाठक है, उन तक चित्रकला इन पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंची, वो भी रंगीन। जबकि हिंदुस्तान में रंगीन छपाई का एकदम शुरुआती दौर था, उसी दौर में इसका मतलब, इसका मैं मानता हूं कि चित्रकार और आम जनता के बीच में एक संबंध बनाने के दिशा में इन पत्रिकाओं का योगदान रहा। जी बाद में जब दिल्ली में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में जब केंद्र एक विकसित हुआ, जहाँ पे लोग आ गए, और यहाँ पे उस समय सुविधाएं बहुत अच्छी मिली, जो आज के कलाकारों या हमारी पीढ़ी के कलाकारों को वो सुविधा नहीं थी। कोई भी चीज हो, वो चाहे करोड़ों में क्यों न बिके, उसका एक आधार होना चाहिए, और वो आधार जो है वो आपकी लोकप्रियता के ऊपर तय होती है। इसका मतलब ये है कि आप जब आम लोगों से जुड़ते हैं, जब आम लोग आपकी कृति को मानते हैं कि अच्छा है, तब बाजार उसको लेता है। ये पहले के नियम था, पर आज वो नियम नहीं है। आज बाजार अपने चित्रकार को पैदा करता है, उसको प्रमोट करता है, उसमें आम जनता का कोई योगदान नहीं है। हुसैन साहब के साथ जो ये है, जैसे कि मैं मानता हूँ कि हुसैन साहब के बारे में हम लोग कितना जानते हैं, कितनी बातचीत होती है, कितने करोड़ में पेंटिंग बिकी, कौन सी गाड़ी वो चढ़ते थे, इनके बारे में तो बात होती है। पर हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुसैन साहब की एक मुकम्मल प्रदर्शनी देखी हो। आप धर्मयुग के पन्नों में देखिए, इलस्ट्रेटेड वीकली के पन्नों में, और फिर जी दिल्ली में भी दिनमान से लेकर हर जगह पे हाँ हुसैन कई साहब कई ऐसे ब्रांड के रूप में। और बड़ी और फिर बड़ी इमारतों उन्होंने में जो उसकी, उनके चित्र जो लगे उनके, हुए हाँ, हैं वो जो म्यूरल्स। गति, वो जो, हाँ बिल्कुल है। और यहाँ पे जैसे कि और भी जो कलाकार हैं, हाँ इन लोगों बिल्कुल की हम है। बात करें, उन लोगों को दिल्ली में आके जो सुविधा मिली, जो नए नए भवन बन रहे थे, उन भवनों को नेहरू जी के पूरा जो उनका जो कला के प्रति जो दृष्टि थी, उन्होंने एक नए जो नया जो देश बन रहा है, उसकी पहचान के रूप में भारतीय चित्रकारों को काफी हद तक प्रोत्साहन मिला। तब भी उन दिनों बाजार नहीं विकसित हुआ था। और दूसरी बात जो है, अगर गौर करेंगे तो दिल्ली का जो चाणक्यपुरी है, जो आप देखते हैं, तो उसमें जितने एम्बेसीज बने और जो फॉरेन ऑफिसर्स बने, वहाँ पे और किसी किस्म का नए मुल्क के साथ किसी और स्तर पर विनिमय होता, जैसे मान लीजिए सांस्कृतिक विनिमय के रूप में आप जी जी साहित्य का विनिमय करना चाहते हैं, वो कठिन है। आप अगर कविताओं को, नाटक को, संगीत को आप विनिमय के रूप में ले जाना चाहते हैं, वो कठिन है। लेकिन चित्रकला के लिए वो सरल है। हिंदुस्तान का पूरा जो आज का जो आर्ट मार्केट आप देखते हैं, जिन लोगों का बहुत नाम है, बहुत पैसे से उनकी पेंटिंग बिक रही है, जिनके बारे में आम जनता बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन उनके चित्र बहुत कीमती, बेशकीमत
चित्र है। मैं तो उसी उसके सवाल पे पीछे आ रहा उनका था अशोक जी, मैं उसी जी सवाल पे आ रहा था कि जो हम कला की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसका व्यवसायीकरण जो हुआ कि इतने में एकदम बिकी, इतने में बिकी, क्योंकि पेंटिंग्स या कलाकृतियाँ जो हैं वो महंगी महंगी बिकती हैं, करोड़ों में बिकती हैं, लाखों में बिकती हैं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन मूल सवाल मेरा ये है कि कला को जनता से जो जोड़ने की एक कोशिश है और इसे कुछ लोगों के बीच समेट के रखने की जो एक परंपरा यहाँ पे चल पड़ी है, उससे अलग निकालने की जो बात है, हम वहाँ जाना चाहते हैं और मूल सवाल वही जो है मेरा। मेरा मानना ये है कि अतुल जी, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बाजारवाद कला को क्या कर सकता है वो हमें सोचना समझना चाहिए। आप देखिए कि हिंदुस्तान की कला, जिस कला की हम बात कर रहे हैं, जी समकालीन कला, जो जिसमें कि हुसैन साहब से लेकर मैं खुद भी खड़ा हूँ, आने वाली पीढ़ी भी खड़ी है। जी जी हिंदुस्तान की कला की एक विशेषता है कि हमारे कला में आपको पुनरावृत्ति मिलती है। जी मसलन कि अगर आप घोड़ा बनाते हैं तो आप 2,500 घोड़ा बना देते हैं जिंदगी में, ये आपकी कला है। और अगर आप बिंदु बनाते हैं तो 2,500 बिंदु आप भी बना लेते हैं। ये यहाँ पे बाजार आता है। ये बाजार का ही दबाव है कि अगर आप बिंदु बना रहे हैं और अगर बिंदु बिक रहा है तो एक के बजाय आप 1,000 बिंदु बनाइए, फिर भी मैं आपको महान कलाकार मानूंगा। क्योंकि महान कलाकार मानना जनता का उसमें एंडोर्समेंट नहीं है। महान कलाकार बाजार बाजार बनाता है और बाजारी उसे बेचता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो कला समीक्षक, जो पत्रिकाएं, जो भी आज़ादी के बाद विकसित हुई, उन्होंने हमें बताया, हमारी पीढ़ी को बताया कि हुसैन साहब हो, चाहे रजा साहब हो, चाहे सूजा हो, कोई भी हो, ये लोग बहुत महान कलाकार हैं। हिंदुस्तान के ये लोग श्रेष्ठ कलाकारों में आते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन किसी ने हमको ये नहीं बताया कि ये श्रेष्ठ हैं तो क्यों है। जी। इनकी कला में ऐसी कौन सी बात है जिसे कि श्रेष्ठ कहा जाए। मैं वही तो एक मैं चित्रकार समझना के रूप चाह में रहा हूँ। मानता हूँ, हाँ चित्रकार के रूप में मैं मानता हूँ कि हुसैन साहब के पेंटिंग में, उनके चित्रों में बहुत सारी खासियत है, बहुत चीज है। अगर ये ऐसी बात होती तो आने वाली पीढ़ी को उन्होंने क्यों नहीं प्रभावित किया। आपको कौन सा चित्रकार दिखता है जो हुसैन साहब की शैली को आगे बढ़ा रहा, जो कि रजा साहब की शैली को आगे बढ़ा रहा। ये यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है जी कि आप देखेंगे कि अगर बंगाल स्कूल को देखें तो बंगाल स्कूल का असर जो है वो लखनऊ के आर्ट्स कॉलेज में ही पड़ता है। जी वो आपको जो जो सॉफ्ट जो ट्रीटमेंट है वो आप एन एस बेंद्रे की पेंटिंग में भी देख पाएंगे। आप ये जो विस्तार है एक समय का, अच्छे बुरे का सवाल नहीं मैं कर रहा, कोई कॉपी नहीं कर रहा, कोई नकल नहीं कर रहा। ये जिस कला से अमृता शेरगिल के काम को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्वस्थ परंपरा में आगे बढ़ रही है, तो आपको बी प्रभा दिखाई पड़ते हैं। बी प्रभा अमृता शेरगिल को कॉपी नहीं कर रही, लेकिन अमृता शेरगिल के जो जो स्कूल है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो हुसैन के काम में नहीं हुआ, ऐसा तो सूजा के काम में, रजा के काम में नहीं दिखाई देता। और जो लोग कर भी रहे हैं वो ब्लैटेंटली एकदम नकली कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए। जी जी अगर हुसैन साहब के पूरे काम को देखेंगे और हमारे समाज को देखेंगे तो समाज के बीच में अगर आप लकीर खींच लें तो उसके ऊपर आपको सचिन तेंदुलकर दिखाई पड़ेंगे, माधुरी दीक्षित दिखाई पड़ेंगे, मदर टेरेसा दिखाई पड़ेंगी, इंदिरा गांधी दिखाई पड़ेंगी। जी वो जो लाइन है उस लकीर के नीचे कोई आपको उनके चित्र में नहीं दिखाई पड़ता। वो जो महान कलाकार हैं उनकी महानता के बीच में जो कुछ भी बनाया, उन्होंने चित्रित किया, वो देवी देवता दिखेंगे आपको, गणेश जी दिखेंगे जो कि एक व्यावसायिक संप्रदाय के बीच में समादृत देव हैं। आपको कृष्ण दिखेंगे, आपको इस तरह से चीजें मिलती है जिसके बारे में बहुत सोच समझ के प्लानिंग किया गया जी है। तो उसमें जनता का अगर से होता तब शायद हमें कुछ और हुसैन दिखाई पड़ते, और सूजा और रजा दिखाई पड़ते। क्या बात है, मेरा बहुत अपना ये मानना है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही अशोक जी। और यही भारतीय कला के जो ये जो तमाम जो हस्तियां हैं जिनको कहा जाता है आज, जनता से कितनी दूर रही हैं ये हम सब जानते हैं और समझते भी हैं। और आज जो ज़रूरत है कि तमाम कलाकारों को और कला को ख़ास तौर से जनता के बीच जाना चाहिए, और ये जो तमाम कला दीर्घाएँ हैं या फिर बड़े बड़े बड़ी इमारतें, बड़े होटल्स, बड़े दफ्तर, वहाँ तक ना सीमित रहकर आम लोगों तक पहुँचना चाहिए। मैं असल में बात यहीं लाना चाह रहा था आपकी, और इस बारे में हमारी और लंबी चर्चा होगी,
लेकिन फ़िलहाल इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन की कला को लेकर बहुत से विवाद होते रहे, लेकिन एम.एफ. हुसैन को समकालीन कला की एक मिसाल की तरह हमेशा से देखा जाता रहा है। उनके सौंदर्य बोध को और उनकी कला यात्रा को करीब से समझने की ज़रूरत हमेशा रही है। तो चलिए आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं एम.एफ. हुसैन को। आखिर मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत का पिकासो क्यों कहा जाता है? दरअसल हुसैन सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, आधुनिक भारत की सांस्कृतिक कल्पना के सबसे बड़े विजुअल रचनाकारों में से एक थे। अगर आपने हुसैन के घोड़ों की श्रृंखला देखी होगी तो उसके मायने भी आप बेशक समझते होंगे। हुसैन ने अगर ज़्यादातर दौड़ते हुए घोड़ों की तमाम तस्वीरें बनाई, पेंटिंग्स बनाई, तो उसके पीछे उनका मकसद उस ऊर्जा, आज़ादी और जीवन की शक्ति को सामने लाना है जो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के भीतर होती ही है। 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्मे हुसैन तब 32 साल के थे जब मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बना और तब से समकालीन कला के एक नए युग की शुरुआत हुई। बेशक तब तक जिंदगी की जद्दोजहद के बीच एम.एफ. हुसैन एक स्थापित कलाकार बन चुके थे, लेकिन अगर थोड़ा पीछे लौटें तो जिस घटना ने उनके भीतर सबसे ज़्यादा असर डाला था वो था उनकी माँ ज़ैनब का गुजर जाना। तब हुसैन महज 2 साल के थे। वे अक्सर कहा करते थे कि उनकी कला में बार बार दिखाई देने वाली स्त्री, माँ और शक्ति की छवियाँ कहीं न कहीं उसी खोई हुई मातृ स्मृति की खोज है। हुसैन के बचपन का बड़ा हिस्सा इंदौर में बीता। बेशक हर पिता की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि हुसैन किसी ठोस व्यवसाय में जाएं, लेकिन हुसैन बचपन से ही घंटों रेखा चित्र बनाते रहते और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जाकर उन दृश्यों को कागज पर उतारते। उस दौर के मशहूर चित्रकार एन.एस. बेंद्रे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कला की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1930 के दशक में हुसैन मुंबई पहुंचे। रोजी रोटी के लिए उन्होंने कई तरह के चित्र बनाए और डिज़ाइन किया, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने से लेकर फर्नीचर तक के चित्र। बाद में उन्होंने सिनेमा के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स बनाना शुरू किया। हमेशा नंगे पैर रहने वाले इस कलाकार की पहचान उस दौर के दूसरे कलाकारों के बीच बनने लगी और उस दौर के युवा और प्रगतिशील कलाकारों के समूह में वो शामिल होने लगे। 1947 आते आते उनकी प्रदर्शनियां कई जगहों पर लगने लगी थीं। तभी मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बना और वो F.N. सूजा, S.H. रज़ा, K.H. आरा, S.K. बकरे और H.A. गाडे जैसे युवा कलाकारों के समूह में शामिल हो गए। इन सब ने मिलकर मुंबई में ये ग्रुप इसलिए बनाया कि भारतीय कला को औपनिवेशिक, पारंपरिक, अकादमिक और बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी शैलियों से मुक्त किया जा सके और एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा सके। बेशक आपको हुसैन की कला में लोक कथाएं, महाभारत, रामायण के पात्र और उनका विविध चित्रण, तमाम तरह के गतिशील घोड़े, मातृत्व, शहर, राजनीति और भारतीय जीवन की विविधता दिखाई देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनकी कला कहीं न कहीं आम आदमी से भी जुड़ती रही। उनकी खासियत यही थी कि वे भारतीय परंपरा को आधुनिक रूप में चित्रित करते थे। उनके चित्रों में न तो पश्चिम की नकल थी और न ही अतीत का अंधानुकरण। इसीलिए आप देखें कि हुसैन के दौड़ते हुए घोड़े भारतीय आधुनिक कला की पहचान बन गए। हुसैन ने मदर टेरेसा पर आधारित चित्रों की श्रृंखला भी बनाई। बेशक इस चित्र में उन्होंने मदर टेरेसा का चेहरा लगभग गायब रखा और केवल कपड़ों के जरिए उनकी करुणा और सेवा को सामने लाया। वहीं महाभारत को उन्होंने धार्मिक आख्यान के बजाय मानवीय संघर्ष, हिंसा और नैतिक द्वंद्व की कहानी के रूप में पेश किया। उसी तरह चाहे भारत माता हो, ग्राम यात्रा हो, बनारस पर उनकी सीरीज हो, हर एक में जीवन अपने अपने रूप में नजर आता है और हुसैन उन सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश करते नजर आते हैं जहां एक आम आदमी इन्हीं कहानियों और पात्रों के बीच
कहीं खुद को तलाशता रहता है। हुसैन के बारे में एक बार उस दौर के कलाकार रजा ने कहा था कि हुसैन भारतीय आधुनिकता के सबसे बड़े दृश्य कलाकार थे। हुसैन में लोक, मिथक और आधुनिकता को एक साथ जोड़ने की असाधारण क्षमता थी। वहीं उन्हीं के समकक्ष रहे M.N. सूजा कहते थे कि हुसैन में अपार ऊर्जा है और वो उत्पादकता में माहिर हैं। बेशक हुसैन कई बार अपनी कलाकृतियों की वजह से विवादों में भी रहे, कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहे। रामायण या महाभारत के पात्रों को उन्होंने खूब बनाया और उनकी ऐसी कलाकृतियों को निशाना भी बनाया गया और यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली और उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। वे अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, राजनीति और कलाकार की सामाजिक भूमिका पर बहस के केंद्र में भी रहे। उनके कुछ चित्रों को लेकर लंबे विवाद हुए, मुकदमे चले और आखिरकार उन्हें कतर की नागरिकता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन M.F. हुसैन के बेटे उवैस हुसैन मानते हैं कि इतिहास अंततः हुसैन को केवल विवादों से नहीं बल्कि उनकी कला की विराटता से याद करेगा। दरअसल आप देखें कि उनके जिन चित्रों पर विवाद हुआ वही आज भारतीय कला इतिहास की सबसे अधिक चर्चित कृतियों में गिने जाते हैं। आज भारतीय कला बाजार में हुसैन की पेंटिंग्स रिकॉर्ड कीमतों पर बिक रही है और नई पीढ़ी उन्हें केवल एक चित्रकार नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध और कलात्मक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में भी देखती है। ब्रिटानिका की अगर माने तो हुसैन ने भारतीय मिथकों, लोक जीवन, गांवों, शहरों, घोड़ों, मातृत्व, गांधी और महाभारत रामायण को आधुनिक शैली में चित्रित किया। उनकी शैली में क्यूबिज्म का प्रभाव था, लेकिन विषय पूरी तरह भारतीय होते थे। हमेशा नंगे पांव रहने वाला यह कलाकार अपनी तेज याददाश्त की वजह से मशहूर हुआ। बाद में वो कलाकार के साथ फिल्मकार भी बने। उनकी फिल्म थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर को बर्लिन फिल्म समारोह में सम्मान भी मिला। बाद में उन्होंने गजगामनी और मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज़ जैसी फिल्में भी बनाई। जब 9 जून 2011 को लंदन में उनका निधन हुआ तो वे करीब 95 साल के थे। लेकिन उनके जाने के बाद भी भारतीय कला जगत में उनकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है। आज भी वे आधुनिक भारतीय कला के सबसे लोकप्रिय, सबसे चर्चित और सबसे प्रभावशाली कलाकारों में गिने जाते हैं। बेशक आज के कई कलाकारों की नज़र में उन्हें लेकर कई सवाल भी हैं, लेकिन इस शख्सियत ने भारतीय कला को एक नया आयाम तो दिया ही है। अभिव्यक्ति के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।